Hello everyone, welcome to the Mavi Coders. So far we have discussed about the basic terminologies and we have also discussed about the definition of C language. So in this lecture we will be discussing about features of C language, what are translators, and we also be discussing about the types of programming languages. So before starting that, let's understand the meaning of 0 and 1 with context to hard disk, रैम एंड प्रोसेसर. सो जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि कंप्यूटर को केवल 0 और 1 की ही भाषा समझ आती है. सो नाउ द थिंग इज़ कि अब जैसे मैंने बताया था 0 और 1 की कोई फिज़िकल सिग्निफिकेंस तो होती नहीं है, लेकिन अब 0 और 1 फिर एक्चुअल में है क्या कंप्यूटर में. 0 और 1 का ना कंप्यूटर में अलग अलग जो डिवाइसेस हैं उनके साथ अलग अलग मीनिंग होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल पहला हम लोग डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ 0 and 1 with context to hard disk. In the hard disk, the data is stored in the form of 0 and 1. It consists of the read-write head, which helps in storing the data in the magnetic material. When this read-write head points towards the North Pole, then it is denoted by 1, whereas when this read-write head पॉइंट्स टूवर्ड्स द साउथ पोल इट इज़ डिनोटेड बाई 0. मतलब 0 और 1 का हार्ड डिस्क के साथ क्या सीन है. देखो, जो हार्ड डिस्क होती है उसमें वो मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, ठीक है. उसमें मैग्नेटिक मटेरियल होता है और उस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो उसके अंदर एक रीड राइट हेड होता है. अगर ये रीड राइट हेड नॉर्थ पोल को पॉइंट करता है तो हम कहते हैं कि वो 1 वाली स्टेट है. अगर वो साउथ पोल को पॉइंट करता है तो हम उसे बोल देंगे कि वो 0 वाली स्टेट है. रीड राइट हेड क्या होता है या फिर मैग्नेटिक डिस्क, इन सब के बारे में आप ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट है उसमें डीपली पढ़ोगे. नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम कि मीनिंग ऑफ 0 and 1 विद कॉन्टेक्स्ट टू रैम. RAM consists of the capacitors and these capacitors are capable of holding the charges. If the charge is held by the capacitor then we say 1 and if not then we denote that state by 0. मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि रैम जो है उसके अंदर कैपेसिटर्स होते हैं और कैपेसिटर्स हमने पढ़ा है कि ये कैपेबल होते हैं डेटा को चार्जेस को होल्ड करने के. तो अगर तो रैम के कैपेसिटर्स ने चार्ज को होल्ड किया है तो उसे तो हम बोलेंगे 1, उस स्टेट को बोलेंगे 1. और अगर रैम के कैपेसिटर्स ने चार्ज को होल्ड नहीं किया है तो उसे हम डिनोट करेंगे 0 के साथ. अब हम लोग देखते हैं कि मीनिंग ऑफ 0 and 1 विद कॉन्टेक्स्ट टू प्रोसेसर्स. अब प्रोसेसर्स की कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं 0 और 1 का मीनिंग. प्रोसेसर्स कंसिस्ट ऑफ द मेमोरी यूनिट्स विच comprises of registers. These registers are made up of flip-flops which are capable of storing 1 bit of data. If there is current in these flip-flops, दैट स्टेट इज़ रेफर्ड एज 1 अदरवाइज 0. देखिए, जो प्रोसेसर होता है वो बहुत सारे मेमोरी यूनिट्स को कंसिस्ट करता है और ये जो मेमोरी यूनिट्स हैं ये रजिस्टर्स को कंप्राइज करते हैं और ये जो रजिस्टर्स हैं ये फर्दर फ्लिप फ्लॉप से बने होते हैं. अब अभी के लिए आप इतना जान लो कि फ्लिप फ्लॉप एक ऐसी डिवाइस है जो कि 1 बिट ऑफ डेटा को स्टोर कर पाती है. तो अगर तो फ्लिप फ्लॉप ने डेटा को स्टोर किया है, या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं अगर तो उन फ्लिप फ्लॉप में करंट है तो उस स्टेट को 1 से डिनोट करेंगे और अगर उन फ्लिप फ्लॉप्स में करंट नहीं है तो उस स्टेट को हम 0 से डिनोट करेंगे. अब मैंने नोट बना के 2 चीज़ें लिख रखी हैं कि हार्ड डिस्क इज़ अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी वेयर एज द मेमोरी ऑफ रैम एंड प्रोसेसर इज़ वोलाटाइल. और इसमें मैंने नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल को अंडरलाइन किया हुआ है. तो समझते हैं नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल क्या होता है. लेमन लैंग्वेज में आप ये समझ लो कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें कि जब पावर आउटेज हो जाए, मतलब कि जब पावर नहीं है हमारे कंप्यूटर में, तो वो जो मेमोरी के अंदर जितना भी डेटा है वो वैनिश आउट नहीं होता. वहीं अगर हम वोलाटाइल मेमोरी की बात करें तो अगर पावर नहीं है कंप्यूटर में तो जो वोलाटाइल मेमोरी होगी उसके अंदर जो भी डेटा होता है वो वैनिश आउट हो जाता है. फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है सेकंड नोट बना के, व्हेनेवर एनी प्रोग्राम इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड इट इज़ एग्जीक्यूटेड इन रैंडम एक्सेस मेमोरी. मतलब हमारे कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट हमने करवाना है, मान लो कोई भी प्रोग्राम हमने स्टोर करके रखा हुआ है हार्ड डिस्क में और उसे हमने एग्जीक्यूट करवाना है,
तो वो प्रोग्राम जो है उसको अल्टीमेटली रैम में आना ही पड़ेगा एग्जीक्यूट होने के लिए। ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं है जो बिना रैम के एग्जीक्यूट हो जाए। सो रैम इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। Now let's move on to the second topic of today's lecture, that is types of programming languages. Mainly the programming languages are categorized into three types. Those are low level programming languages, second middle level programming languages, third high level programming languages. So now let's first discuss what are low level programming languages. Low level programming languages are those programming languages which are easily understandable by the machines, and such types of languages are very close to the hardware. For example, binary language and assembly language. मतलब लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कि मशीन के द्वारा ईजिली अंडरस्टूड करी जाती हैं। वहीं अगर देखा जाए ह्यूमन बीइंग के कॉन्टेक्स्ट में, तो ह्यूमन बीइंग के लिए इन लैंग्वेजेस को समझ पाना या इन लैंग्वेजेस में कोड कर पाना एक काफ़ी टीडियस सा टास्क हो जाता है। अब देखते हैं कि मतलब इन लैंग्वेजेस में प्रॉब्लम क्या थी। सबसे पहले देखते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज। देखिए, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर हमें पता है कि हम 0 और 1 की स्ट्रिंग्स में कोड लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1 1 1, सपोज़ कर लो ये 7 को डिनोट कर रहा है, और ये 1 0 1 0 1 1 सपोज़ कर लो ये प्लस को डिनोट कर रहा है, और ये 1 0 0 0 सपोज़ कर लो 8 को डिनोट कर रहा है। अब थोड़ी देर के लिए आप इतने ये साइड को भूल जाओ। अब इसे देखो, अगर आपने इस डेटा के ऊपर काम करना है, ये जो स्ट्रिंग्स लिखी हुई हैं 0 1s की, तो ये आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट हो पा रहा है। आप खुद ही देखिए ना, अगर आपने 7 लिखना है तो डायरेक्टली अगर आपको ऐसा लिखा मिल जाए तो वो आपके लिए ईजी है एज़ कंपेरिजन टू दिस। और अभी ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम है 2 नंबर को ऐड करने का। वहीं अगर देखा जाए तो लेंथी प्रोग्राम्स जो लेंथी प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें सोचिए कि कितनी ज़्यादा स्ट्रिंग्स होंगी 0 और 1s की, और उनको मेंटेन कर पाना, उनको रिमेंबर कर पाना कितना डिफ़िकल्ट होता होगा। पुराने ज़माने में जो कंप्यूटर साइंटिस्ट होते थे वो अपने साथ बड़ी बड़ी बुक्स कैरी किया करते थे, या हम कह सकते हैं कि नोटबुक्स कैरी किया करते थे जिसमें ये 0 और 1s की कोडिंग लिखी होती थी, ताकि वो अपने प्रोग्राम्स वगैरह हैं जो रन करवा सकें। सोचो उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट होता था ये सब, है ना। तो एक चीज़ और थी। अब मान लो, अब इसका एक सेकंड ड्रॉबैक ये था बाइनरी लैंग्वेज का, कि मान लो अगर एनी हाउ आपने ये स्ट्रिंग्स जो है ये याद कर ली, अब लेकिन जो एक ये स्ट्रिंग्स आर्किटेक्ट डिपेंडेंट थी, कंप्यूटर आर्किटेक्ट डिपेंडेंट थी। मान लो ये कंप्यूटर 1 है, ये कंप्यूटर 2 है, तो ये वाली स्ट्रिंग्स इस कंप्यूटर पे तो चलती थी, लेकिन सेम स्ट्रिंग्स का ये वाले कंप्यूटर पे, यानी कि सेकंड कंप्यूटर पे नहीं चलती थी। इस कंप्यूटर पे 1 0 0 0 का मतलब है 8। अगर इस कंप्यूटर पे आप देखते हो तो इस कंप्यूटर पे इन स्ट्रिंग्स का मतलब चेंज हो जाता था। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम उभर के आई थी कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए। तो इसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने नेक्स्ट लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया, दैट इज़ बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज़ असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज क्या है? जैसा कि बाइनरी लैंग्वेज में हम कोड्स लिखते थे 0 और 1 की स्ट्रिंग्स में, सिमिलरली असेंबली लैंग्वेज में हम कोड लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या होते हैं? जैसे कि हमने प्लस के लिए इसमें तो इतना बड़ा कोड लिखा था, इसमें हम प्लस करने के लिए सीधा ऐड लिख देते थे, या फिर सब्ट्रैक्शन के लिए सब लिख देते थे, लोडिंग के लिए लोड लिख देते थे। ऐसे करके हम कुछ सिंबल्स हमने डिफाइन कर दिए थे। बेसिकली ये टाइप ऑफ बाइनरी कोड ही था, लेकिन इसमें जो बाइनरी स्ट्रिंग्स थी उनको रिजर्व कर दिया। जैसे ये वाली स्ट्रिंग को रिजर्व कर दिया 1 0 1 1 0 1 1 का मतलब ऐड है, ऐसी किसी और स्ट्रिंग को रिजर्व करके उसका मतलब सब कर दिया, बोले तो सब्ट्रैक्शन के लिए। लेकिन अब इससे थोड़ी तो प्रॉब्लम कम हुई, कहाँ तो हमें इतनी स्ट्रिंग्स याद करनी पड़ रही थी। अब यहाँ खाली निमोनिक्स याद करके ही काम चल रहा है। लेकिन इसमें भी सेम वही प्रॉब्लम थी कि दिस कोड वाज आल्सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिपेंडेंट, यानी कि सिमिलर कोड आपने कंप्यूटर 1 के लिए बनाया, वो कोड कंप्यूटर 2 पे नहीं चलता था। सो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को कॉप अप करने के लिए, या फिर कह सकते हैं टैकल करने के लिए, मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट किया गया था। नाउ लेट अस डिस्कस कि व्हाट आर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस।
High level programming languages are more or less English type languages only. Basically, high level programming languages are those which are far from the hardware but are easily understandable by the humans. मतलब हाई लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं ना, ये सिमिलर टू इंग्लिश ही होती हैं. मतलब जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होती है ना, जैसे इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं, सिमिलरली इस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी हम लगभग वैसे ही लिखते हैं. मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की हेल्प से ही हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोडिंग करते हैं. दीज आर फार फ्रॉम द हार्डवेयर, मतलब ये हार्डवेयर से बहुत ही फार होती हैं. तो इसका यही इसका एक ड्रॉबैक बन जाता है कि ये इनका जो एग्जीक्यूशन होता है वो एज़ कंपेयर टू द लो लेवल लैंग्वेज इनका एग्जीक्यूशन थोड़ा स्लो होता है. फॉर एग्जांपल कोबोल, फोर्ट्रैन, पास्कल, बी, C++, जावा एट्सेट्रा. सेकंड हम देखते हैं कि मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं. ये भी सिमिलरली इंग्लिश जैसी ही लैंग्वेजेस होती हैं. मतलब इसमें भी हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की हेल्प से कोड लिखते हैं. बीच में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स वगैरह ये सब यूज़ करते हैं, वो तो चलो बाद की बात है. और सेकेंडली जो मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, इसमें हम बोथ हाई लेवल और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के फीचर्स को देखते हैं. जैसा कि फॉर एग्जांपल सी जो है, इसमें बोथ लो लेवल के भी और हाई लेवल के भी फीचर्स होते हैं. इसीलिए इसको मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंसीडर किया जाता है. अब देखिए, हमने तो अपनी कंपैटिबिलिटी या फिर हम लोग कह सकते हैं अपनी नाउ लेट अस सी कि व्हाट आर ट्रांसलेटर्स. अब देखिए कि हमें ज़्यादा डेप्थ में ना जाना पड़े, है ना, हमारे लिए कोड को लिख पाना थोड़ा इजी हो जाए. तो इसके लिए हमने मिडिल लेवल और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की डेवलपमेंट कर ली. लेकिन अब चक्कर ये है ना कि जो कंप्यूटर है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि कंप्यूटर को समझ आती है बाइनरी लैंग्वेज. लेकिन ये तो कुछ और ही लैंग्वेजेस हैं, है ना, हाई लेवल और मिडिल लेवल हैं. तो अब कंप्यूटर्स को हमने अगर इंस्ट्रक्शन देना है इन लैंग्वेजेस में, तो वो समझेगा कैसे. अब उसके लिए ट्रांसलेटर्स हैं. हम अपना कोड लिखेंगे हाई लेवल या फिर मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, उनको ट्रांसलेट किया जाएगा बाइनरी लैंग्वेज में. तो वो जो काम जो डिवाइस करती है उसको बोलते हैं ट्रांसलेटर्स. Translators are those computer programs that converts the source code written in any middle level or high level programming language into the or even low level in case of assembly into the binary language and vice versa. मतलब ट्रांसलेटर्स वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि किसी और लैंग्वेज में लिखे सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देते हैं इन द लो लेवल, और मोर स्पेसिफिकली आई वुड से कि इनटू द बाइनरी लैंग्वेज, और फिर वाइस वर्सा, मतलब फिर बाइनरी लैंग्वेज से उस सोर्स कोड में भी कन्वर्जन कर देते हैं. There are basically 3 types of translators. Number 1 assembler, number 2 compiler, number 3 interpreter. जो assembler होता है ये स्पेसिफिकली असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है या फिर कह सकते हैं ट्रांसलेट करता है इनटू द बाइनरी लैंग्वेज. और जो कंपाइलर होता है ये मिडिल लेवल और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करता है इनटू द बाइनरी लैंग्वेज. फॉर एग्जांपल जो C है या C++ है, ये कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस हैं. मतलब इनमें लिखा जो सोर्स कोड होता है उसको कंपाइलर की हेल्प से ट्रांसलेट किया जाता है इनटू द बाइनरी लैंग्वेज. थर्ड इज इंटरप्रेटर. अब पाइथन है, पाइथन को इंटरप्रेट किया जाता है. पाइथन में जो लिखा सोर्स कोड होता है उसको इंटरप्रेटर की हेल्प से बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है. सेकेंडली यहाँ मैंने लिख रखा है जावा. जो जावा लैंग्वेज का जो सोर्स कोड होता है उसको बोथ कंपाइलर और इंटरप्रेटर की हेल्प से बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है. अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ऑल्दो मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं ये लास्ट वीडियो में बता दिया था, लेकिन उसमें मैंने एक लेमन सी डेफिनेशन बता दी थी. अब इस वीडियो में हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर द लैंग्वेजेस विच प्रोवाइड अस द सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स in order to instruct a computer for performing any specific computational task. मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो होती हैं जो कि हमें सिंटैक्स और सिमेंटिक्स प्रोवाइड करती हैं. सिंटैक्स और सिमेंटिक्स को आप ऐसे समझ लो कि कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जो हमें ये बताती हैं
और उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके हम कंप्यूटर को कोई भी कंप्यूटेशनल टास्क परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्ट कर पाते हैं बाय राइटिंग द प्रोग्राम्स. Now let's see the next topic, that is features of C language. So in the past few decades we can see कि बहुत सारी languages emerge हुई हैं, जैसे कि C++ हो गया, Java हो गया, Python हो गया या और other programming languages. लेकिन इतनी सारी लैंग्वेजेस इमर्ज होने के बावजूद भी सी ने अपनी पॉपुलैरिटी नहीं खोई. तो जाहिर सी बात है सी में कुछ ना कुछ खास बात होगी. वही खास बात हम लोग इसमें अब डिस्कस करेंगे उसके फीचर्स में. पहला फीचर है सिंपल. सिंपल अब ये क्यों है? इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, इट्स सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स आर ईजी टू अंडरस्टैंड. मतलब इसके जो सिंटैक्स हैं या सिमेंटिक्स हैं वो ज़्यादा टीडियस नहीं है, हम लोग ईजिली समझ पाते हैं, इसीलिए सी को एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसीडर किया जाता है. सेकेंडली ये फास्ट है. एज सी लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल्ड एंड कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, देयरफॉर इट्स एग्जीक्यूशन स्पीड इज़ फास्टर. तो जैसे कि सी एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर को एग्जिबिट करती है, और ये एक कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. देयरफॉर इसकी जो एग्जीक्यूशन स्पीड होती है वो फास्टर होती है एज कम्पेयर टू अदर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. फिर मैंने यहाँ पे नोट बना के लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ द फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम्स सी इज़ यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गेम्स. मतलब अब जैसा कि बोला कि सी का एग्जीक्यूशन थोड़ा फास्टर होता है, तो इसी के चलते जो गेम्स वगैरह होते हैं ना आपके, तो वो सी लैंग्वेज में ही बनाए जाते हैं. थर्ड फीचर है पोर्टेबल. द कोड रिटन इन द सी लैंग्वेज इज पोर्टेबल, मीन्स इट कैन बी टेकन फ्रॉम वन मशीन टू द अदर. मतलब ये वाला जो कोड होता है ये पोर्टेबल होता है. नाउ द नेक्स्ट फीचर इज पॉइंटर्स. विल कवर पॉइंटर्स इन द अपकमिंग वीडियोज़ इन वेरी मच डिटेल. लेकिन अभी के लिए थोड़ा आप ऊपर से इसके बारे में पढ़ लीजिए कि सी हैज़ one another important feature, that is pointer, which allows you to directly interact with the memory addresses, giving you the more control over the memory utilized for any program. मतलब pointers की help से आप memory से directly interact कर सकते हो, मतलब मेमोरी को मैनेज कर सकते हो. तो यही एक इसका एक और फीचर होता है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कुछ मैंने नोट पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द फीचर्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम सो दैट इट कैन वर्क विद द न्यूअर डिवाइसेस, देयर इज़ द नीड टू राइट द डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम्स. दीज डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम्स आर रिटन इन सी लैंग्वेज. मतलब जब हम अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना उसके फीचर्स को एक्सटेंड करते हैं ताकि वो न्यूअर डिवाइसेस से कनेक्ट हो सके. मान लीजिए आपने ईयरफोन्स वगैरह कनेक्ट करने हैं या फिर कोई और डिवाइस आपने कनेक्ट करनी है अपने लैपटॉप्स के साथ, तो उसके लिए डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो ये जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं बेसिकली ये होते तो प्रोग्राम्स ही हैं, और इन प्रोग्राम्स की जो कोडिंग होती है वो प्रेफर करी जाती है कि उनकी कोडिंग सी में करी जाए. अनदर देखते हैं हम कि मैनी कॉमन कंज्यूमर डिवाइसेस लाइक वॉशिंग मशीन्स, डिजिटल वॉचेस, लिफ्ट्स, ओवन्स, माइक्रोवेव ओवन्स एट्सेट्रा आर गेटिंग स्मार्टर डे बाय डे. दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एम्बेडेड प्रोग्रामिंग. सी लैंग्वेज इज यूज टू डू एम्बेडेड प्रोग्रामिंग. हमने देखा होगा कि हमारी जो वॉशिंग मशीन है या फिर एयर कंडीशनर्स हैं, है ना, ये डे बाय डे स्मार्टर होते जा रहे हैं. ये स्मार्टर कैसे होते जा रहे हैं? क्योंकि इनमें हम प्रोग्राम्स को इम्बेड करते हैं, और ये जो इम्बेड करने के प्रोग्राम्स हैं ना, मतलब ये जो इम्बेड करते हैं हम प्रोग्राम्स, इनकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो भी सी लैंग्वेज में ही प्रेफर करी जाती है. ऑल्दो हम जावा से भी इम्बेडेड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर सी करी जाती है क्योंकि सी का एग्जीक्यूशन फास्टर होता है. अब नेक्स्ट मैंने नोट बना के एक चीज़ लिखी हुई है कि ड्यू टू दीज फीचर्स द कॉरपोरेशंस, कंपनीज एट्सेट्रा आर स्टिल हायरिंग द सी प्रोफेशनल. मतलब यही कुछ कारण है जिनकी वजह से आज भी सी प्रोफेशनल्स की हायरिंग एक बड़े लेवल पे होती है in many of the corporations and the companies. So that's all for this video. I hope you enjoyed. In the next lecture we would be discussing about the difference between coding and programming,
and we would also be discussing about the basic structure and flow of C program. Also, we would be discussing about the documentation section. So thank you.